हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट को संविधान के भाग 6 में यानी कि पार्ट 6 में और आर्टिकल 214 से 231 में दिखाया गया है, यानी कि वो लिखित है, उसके अंदर रिटन फॉर्म में है। जो हिरार्की है कोर्ट में वो इस तरीके से होती है, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम को पिक्चर के थ्रू दिखा रखा है कि सबसे नीचे आता है लोअर कोर्ट, उससे ऊपर आता है हाई कोर्ट और सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि इंडिया के अंदर पूरे इंडिया में सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है और उसकी संख्या में वो कितना है, एक ही है। दूसरी प्रकार से जो हाई कोर्ट है वो अधिक है और लोअर कोर्ट भी अधिक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आर्टिकल 214, 216, 231 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आर्टिकल 214 में बताया गया है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर एक राज्य के लिए एक एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 214 हमें बताता है कि अलग अलग राज्यों के लिए एक एक हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 216 यानी कि 216, 216 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट्स का जो बनना होता है, गठन होता है, वो आर्टिकल 216 में 216 में बताया गया है। ऐसे ही देखेंगे आर्टिकल 231 यानी कि 231 में बताया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। यानी एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों को संभाल सकता है। और नीचे देखेंगे इन 2023 इंडिया एज अ फेडरल यूनियन कंप्राइज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 2023 के अकॉर्डिंग अभी इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और पूरी इंडिया के अंदर 25 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 8 यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, 9 हुई थी, विराट हो गई है। तो वो कौन कौन सी है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ देख सकते हो दिल्ली जो है, दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट। सिर्फ दिल्ली ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है और जो बना था 31 अक्टूबर 1966 में विद 4 जजेस, 4 जज के साथ। और जिस हाई कोर्ट के अंदर ज़्यादा केसेस होते हैं, ज़्यादा केस दायर होते हैं, वहाँ पर जजों की संख्या बढ़ जाती है और जहाँ कम होंगे तो वहाँ कम हो जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग जजों की संख्या होती है हाई कोर्ट्स के अंदर। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितने केस दायर हो रहे हैं। जैसे कि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा केस दर्ज होते हैं, तो वहाँ पर हाई कोर्ट में जजों की संख्या भी अधिक होगी। नेक्स्ट है कि हर एक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो हैं वो होते हैं और अलग अलग नंबर्स होते हैं जजेस के। और द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसा मैंने आपको बताया कि वैरी करते हैं वो जजों की संख्या स्टेट टू स्टेट में। जहाँ पर केस ज़्यादा दर्ज होंगे वहाँ पर जजों की संख्या हाई कोर्ट में ज़्यादा होगी और जो इनको डिटरमाइंड करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, जज द्वारा ही
उनको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है जज को प्रेसिडेंट द्वारा ही। तो अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 217 बताता है अपॉइंटमेंट्स को जजेस की। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा अपॉइंट होता है? बाय प्रेसिडेंट कंसल्ट फ्रॉम ओनली सुप्रीम कोर्ट जजेस। जो प्रेसिडेंट होता है वो जज के सुप्रीम कोर्ट को चुनता है, अपॉइंट करता है, पर कंसल्ट किससे करता है? वो सुप्रीम कोर्ट के जज से। दूसरी ओर जज ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा तो चुने जाते हैं, पर यहाँ देखेंगे बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। यानी कि जो प्रेसिडेंट है जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है तो कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज से, और वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ गवर्नर ऑफ द स्टेट से कंसर्न करता है। इस तरीके से अपॉइंट होते हैं जज प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होती है हाई कोर्ट के जज की? ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो सबकी ही एक क्वालिफिकेशन है इंडिया में कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, और जुडिशियल ऑफिस में या डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे कम के लेवल में 10 ईयर्स तक का उसको मतलब ऑफिस संभाला होना चाहिए उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का, या वो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पे उसने 10 साल अपने बिताए हों। जब अपॉइंटमेंट हो जाती है हाई कोर्ट के जज यानी कि कोई बन जाता है, तब वो लास्ट 62 ईयर्स तक, यानी कि जब तक उसकी एज 62 ईयर्स नहीं होती तब तक वो बना रह सकता है। और जो हाई कोर्ट का जज होता है वो उसको शपथ दिलवाता है, गवर्नर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो दिलवाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलवा रहे हैं गवर्नर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलवा रहे हैं प्रेसिडेंट। अब हम जानेंगे टेन्योर क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 ईयर्स तक रह सकते हैं अपनी पोस्ट पर। हाई कोर्ट के जज रह सकते हैं 62 ईयर्स तक। और रिज़ाइन सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हो, रिज़ाइन करते हैं वो प्रेसिडेंट को। और इनको हटाया कैसे जा सकता है? रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। तो राज्यसभा में जब 2/3 बहुमत से प्रपोजल आ जाता है, यानी कि प्रस्ताव आ जाता है हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, और जब राज्यसभा के 50 मेंबर्स और लोकसभा के 100 मेंबर्स उसके लिए प्रस्ताव ले आते हैं हाई कोर्ट के जज के खिलाफ संसद में, तब जाके एक हाई कोर्ट को रिमूव करा जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसका अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है। नेक्स्ट है पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। जो रिमूवल है हाई कोर्ट के जज का, ये हाई कोर्ट के जज का भी हो सकता है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज का। दोनों का रिमूवल की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो एक ही है। अगर ये लोकसभा में पेश होता है प्रस्ताव, प्रपोजल लोकसभा में पेश होता है तो 100 मेंबर्स होते हैं, और अगर राज्यसभा में ये प्रपोजल आता है तो 50 मेंबर की ज़रूरत पड़ती है रिमूव करने के लिए हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को। पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, इसके अंदर जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग होता है, हाई कोर्ट के लिए अलग होता है। और हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई फंडामेंटल राइट्स किसी के वायलेट होते हैं
तो वो भी हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी व्यक्ति जा सकता है। और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट को पावर है इशू करने के लिए कि वो इशू कर सकता है ऑर्डर्स को फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। तो कुल मिला के बात ये है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को के लिए आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स के लिए। और दूसरी ओर रिट जो है, जो कि हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 2 to 6 में दे रखा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट है वो आर्टिकल 32 में दे रखा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो पावर मिली हुई है हाई कोर्ट को रिट जारी करने की या उसका फैसला सुनाने की, वो आर्टिकल 2 to 6 में दे रखा है। तो जो भी रिट है, जैसे कि हमें पता है 5 तरीके के रिट होते हैं, 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं। तो जो भी इनके लिए जो भी केस आते हैं वो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है, जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 2 to 6 में। फिर है अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। इसके अंदर ये आता है कि अगर आपको जैसे कि बताया है, हायरार्की बता रखी है यहाँ पर कोर्ट्स की, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है, अगर जो लोअर कोर्ट्स के अंदर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप अपील कर सकते हो ऊपर वाले कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट में आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस तरीके से स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। तो यही है अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। देख सकते हैं आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को, जिसे अभिलेख न्यायालय हिंदी में कहा जाता है। इसके अंदर जो हाई कोर्ट होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरह एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करता है। यानी कि अगर हाई कोर्ट कोई लोअर कोर्ट को अपने कोई काम देता है या अपने फैसले सुनाता है तो वो लोअर कोर्ट को मानने पड़ेंगे, और अगर लोअर कोर्ट इनकी बातों को नहीं मानता तो हाई कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट जो भी फैसला देता है लोअर कोर्ट को, वो लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है हाई कोर्ट को, वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू, जो कि आर्टिकल 13 2 to 6 और 32 में दिया गया है। इसके अंतर्गत यह आता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव या विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर कोई ऐसे फैसले सुना देती है, ऐसे डिसीजन ले लेती है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि उसका मतलब फंडामेंटल राइट्स को माना नहीं जा रहा है, तब उस कंडीशन के अंदर हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू यानी कि उसकी जांच करवा सकते हैं। तो ये थे पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। और साथ ही साथ अगर जुडिशियल रिव्यू के अंदर ये पाया जाता है कि उन्होंने ऐसा काम करा है कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तब उस कंडीशन के अंदर उनको पनिशमेंट भी दे सकता है हाई कोर्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर आपको बहुत सी वीडियोस दिखाई देंगी।